नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर पार्ट 4 रिव्यू करने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर हम 3 वीडियो में बात कर चुके हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी के पीछे का बैकग्राउंड, इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि इमरजेंसी से रिगार्डिंग कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में ना, भारत के राजनीति में इमरजेंसी को हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल एपिसोड के तौर पर देखा जाता है। उसके पीछे का भी एक कारण है, वैलिड कारण है कि जब इमरजेंसी लगी तो भारत की जो लोकतंत्र थी वो ख़त्म सा हो गया। और एक लोकतांत्रिक देश में, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश में, इमरजेंसी लगाना, वो भी ना किसी वैलिड रीज़न के कारण, ये कहीं ना कहीं अपने में ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो देखिए, किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इमरजेंसी के भी 2 पहलू थे। एक लोग वो थे जो इमरजेंसी को फेवर कर रहे थे, एक लोग वो थे जो कि इमरजेंसी के अगेंस्ट खड़े थे। ठीक है। Another reason is that using the power given by the constitution, the government practically suspended the democratic functioning. ऐसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जब इमरजेंसी लगती है तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है सरकार की, वो बदल सी जाती है। सरकार ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और सरकार फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश कर देती है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जब तक इमरजेंसी लगी होती है। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने भी यही किया। इमरजेंसी जो कि आपका एक ऐसा हथियार है जिससे आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, देश की सरकार के बारे में बता रहा हूं, तो सरकार ने उसका बखूबी इस्तेमाल किया। सरकार ने इमरजेंसी इम्पोज की, फंडामेंटल राइट को एबॉलिश कर दिया। मतलब एक डेमोक्रेसी को पूरी तरह यूनाइटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया। एज द इन्वेस्टिगेशन बाय द शाह कमीशन आफ्टर द emergency found out there were many excesses committed during the emergency। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। 1977 में इमरजेंसी ख़त्म हुई और इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में सरकार बनाई और मोरारजी देसाई ने एक शाह कमीशन को नियुक्त किया। और उस शाह कमीशन को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था कि इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जो भी एक्सेसेस कमिट किए हैं उनके बारे में आपको जांच करनी है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जिस आधार पर लगाया, उसके बाद इमरजेंसी के दौरान किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया सरकार के द्वारा, हर चीज़ को जांच पड़ताल करने के लिए, एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए शाह कमीशन को नियुक्त किया गया। फाइनली देयर आर वेराइंग असेसमेंट ऑफ व्हाट द लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी आर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। लेट अस लुक एट दीज वन बाय वन। सबसे पहले तो मैं आपको शाह कमीशन के बारे में बताता हूं। मई 1977 जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक कमीशन बनाई जिसके चीफ थे हमारे देश के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जेसी शाह, ओके, सुप्रीम कोर्ट के। और इनको इस कमीशन में काम क्या दिया गया? टू इंक्वायर इनटू सेवरल एस्पेक्ट ऑफ एलिगेशंस ऑफ अब्यूजेस ऑफ अथॉरिटी। सरकार ने जो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया इमरजेंसी के दौरान, एक्सेसेस एंड माल प्रैक्टिसेस कमिटेड and the action taken in the wake of the emergency proclaimed on the 25th of June 1975। मतलब एक तरह से इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जो भी गलतियां की, जो भी माल प्रैक्टिसेस किए, जो भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, उसको जांच पड़ताल और सबूत इकट्ठा करने का दारोमदार दिया गया शाह कमीशन को। द कमीशन एग्जामिन वेरियस काइंड्स ऑफ एविडेंसेस and called scores of witnesses to give
testimonies. These included Indira Gandhi, who appeared before the commission but refused to any question. तो बट ऑब्वियस है, अगर एक कमीशन बैठी है तो कमीशन अपनी तरह से काम करती है. कमीशन ने उस दौरान के हर पहलू को वन बाई वन कर कर जांच किया, कई सारे लोगों को कटघरे में बुलाया, कई सारे सवाल जवाब किए. इवन दैट की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी बुलाया गया शाह कमीशन के सामने, लेकिन इंदिरा गांधी ने शाह कमीशन के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया. और 2 इंटरिम रिपोर्ट शाह कमीशन ने, 2 इंटरिम रिपोर्ट और एक फाइनल रिपोर्ट शाह कमीशन ने सरकार के सामने रखा, मतलब उस वक्त की तत्कालीन सरकार के सामने, जनता पार्टी की सरकार के सामने. और इन दोनों रिपोर्ट को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया गया. अब एक सवाल उठता है कि वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी? क्या इमरजेंसी जरूरी थी? जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, क्या वो जरूरी थी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ तरह से मेंशन है. अगर आप आर्टिकल 352 पढ़ेंगे, अब तो कई सारे परिवर्तन हो गए हैं इमरजेंसी को लेकर. तो 1975 में आर्टिकल 352 में संशोधन जब तक नहीं हुआ था, तब तक इमरजेंसी के बारे में क्या लिखा था? द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन्ड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एज अ रीजन फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी. कि संविधान में लिखा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अगर हिंदुस्तान में होती है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है. 1975 के पहले, बिफोर 1975, इमरजेंसी कभी भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आधार पर नहीं लगाई गई थी. जो भी इमरजेंसी लगी थी वो तब लगी थी जब हिंदुस्तान चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा था, मतलब 1971 में, 1962 में, उस दौरान. तो एक सवाल उठता है कि क्या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पर जब पहली बार हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाई गई तो क्या वो ज़रूरी थी? क्या वो वैलिड थी? नेसेसरी थी? क्योंकि उस दौरान हिंदुस्तान में अलग अलग हिस्सों में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ नारे प्रदर्शन हो रहे थे कि इंदिरा गांधी सत्ता छोड़ो, इंदिरा गांधी कुर्सी छोड़ो, क्योंकि तुम देश को नहीं चला पा रही हो. गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया? इन अ डेमोक्रेसी द ऑपोजिशन पार्टीज मस्ट अलाउ द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसीज. गवर्नमेंट ने ये कहा कि लोकतंत्र में ये नियम होता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी को अपने ढर्रे पर काम करने की पूरी आज़ादी दे, उनके सामने किसी भी तरह की डिस्टर्बेंसेस, किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. और इंदिरा गांधी सरकार को ये लग रहा था, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट और दिया, ये जो लगातार जेपी मूवमेंट हुआ या उसके पहले गुजरात का मूवमेंट हुआ और नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्ट पे लोग सड़कों पे उतरे, ये जो फ्रीक्वेंट एजिटेशंस, प्रोटेस्ट एंड कलेक्टिव एक्शन हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं हैं. इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या कहा? इन अ डेमोक्रेसी यू कैन नॉट कंटिन्यूसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टारगेटिंग द गवर्नमेंट. कि लोकतंत्र में आप बार बार एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, मतलब देश की पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, जो कि हमारे देश में चाय के नुक्कड़ नुक्कड़ पे होती है. एक चाय को लेकर बार बार आप सरकार को टारगेट नहीं कर सकते. इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ने डेमोक्रेसी मतलब इमरजेंसी के पीछे का कारण ये बताया कि बार बार जो अपोजिशन पार्टीज थीं वो एजिटेशन कर रही थीं, प्रोटेस्ट कर रही थीं, सरकार का पूरा ध्यान उनके तरफ था, सरकार देश को चला नहीं पा रही थी और कहीं ना कहीं ये लोग एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर कर सरकार के काम में रुकावट डाल रहे थे, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी और डिस्ट्रैक्शन आ रहा था डे टू डे रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन में. और इंदिरा गांधी सरकार ने एक बात और कही, जो सरकार का पूरी एनर्जी है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में निकल जा रही है.
इसके बाद जब जयप्रकाश नारायण दिल्ली पहुंचे और जयप्रकाश नारायण ने पुलिस वाले, आर्मी वालों से और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से कहा कि आप सरकार के इमोरल ऑर्डर को मत मानिए, तब इंदिरा गांधी और भड़क गई कि एक जना, इंदिरा गांधी कभी जयप्रकाश नारायण को जयप्रकाश नारायण नहीं बोलती थी, बहुत बड़े थे, बहुत सीनियर थे और एक वक्त में इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे। एक जना बोलती थी कि एक जना जो देश को तोड़ने की बात कर रखा है, जो देश की सरकार को उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करने देना चाहता। और इंदिरा गांधी ने लेटर, शाह कमीशन को एक लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने यही कहा कि ये जो अपोजिशन पार्टी है, डेमोक्रेसी में इनका हक बनता है कि ये एजिटेशन करें, ये प्रोटेस्ट करें, ये सरकार को क्रिटिसाइज़ करें, मगर इनका जो ये फ्रिक्वेंट एजिटेशन है, फ्रिक्वेंट प्रोटेस्ट है, इनको दबाने में ही सरकार की पूरी एनर्जी चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार काम नहीं कर पा रही है और जितने भी प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम हैं वो हिंदुस्तान में लागू नहीं हो पा रहे हैं, गरीबों का कल्याण नहीं हो पा रहा है, सरकार अपने बनाए गए किसी भी पॉलिसीज़ पर काम नहीं कर पा रही है। तो इंदिरा गांधी ने अपने लेटर में शाह कमीशन को ये लिखा। कुछ पार्टीज थी लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिन्होंने कहीं ना कहीं शुरुआत में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को सपोर्ट किया और उसके पीछे का कारण था कि सीपीआई बिलीव करती थी दैट देयर वाज एन इंटरनेशनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, कि हिंदुस्तान की यूनिटी के खिलाफ ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। इट बिलीव दैट इन सच सर्कमस्टांसेस सम रिस्ट्रिक्शन ऑन एजिटेशन वर जस्टिफाइड। सीपीआई को ये लगा कि ये जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और इसको दबाने के लिए अगर सरकार को थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन यूज़ करनी पड़े तो वो करेक्ट है। इसीलिए शुरुआती दौर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया। अब मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली के होंगे। तुर्कमान गेट एरिया, उसका डिमोलिशन किया गया था। क्यों किया गया था मैं आपको बताता हूं। जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के दौरान दिल्ली में रहने वाले जितने भी झुग्गी झोपड़ी के लोग थे, जितने भी आपके गरीब लोग थे, उनका मास डिस्प्लेसमेंट होता है। जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां दिल्ली के अंदर थीं, उनको फोर्सिबली रीलोकेट किया गया। कहां पर? यमुना पार जो बंजर जमीन है वहां पर। और तुर्कमान गेट में भी, ये जो एक इलाका है दिल्ली का तुर्कमान गेट, वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियां थीं और सबसे ज़्यादा रिलोकेशन वहीं से किया गया। जितने भी झुग्गी थे तुर्कमान गेट में, उनको डिमोलिश कर दिया गया। 100 से ज़्यादा लोगों को उनकी नसबंदी कर दी गई, ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई। ठीक है, अब ये तो भाई सरकारी आंकड़े हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 भी हो। However, many people escaped sterilization simply because they were able to motivate other people to get themselves sterilized and were re-awarded by the grant of title to a piece of land. कई सारे तो नसबंदी से भाग गए। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नसबंदी। और कई सारों को ये लालच देकर नसबंदी करवाई गई कि अगर तुम अपनी नसबंदी करवा लोगे तो सरकार उसके बदले में तुम्हें एक ज़मीन का टुकड़ा देगी या कुछ गिफ्ट देगी। वो गरीब थे, उस दौरान हिंदुस्तान में इतनी पढ़ाई लिखाई का चलन भी नहीं था, तो कई सारे लोगों ने तो अवार्ड के झांसे में आकर अपना स्टेरिलाइजेशन करवा लिया और ये सब कुछ डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रहा था। Thus, while some people became victim of government sponsored action, some people managed to victimize others in their desire to legally secure a piece of land which would safeguard them from arbitrary displacement. और आपको पता है कई सारे तो ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी अपना फ़ायदा देखा। कई सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवाई कि इसकी नसबंदी करवाएंगे, 10 लोगों की नसबंदी करवाएंगे, अगर हम पकड़ के लाके तो सरकार हमें एक पीस ऑफ लैंड देगी। मतलब
हिंदुस्तान की ऐसी हालत हो गई थी उस इमरजेंसी के दौरान। कोई कह सकता है कि हम डेमोक्रेसी में जी रहे थे? अगर अभी के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा कुछ भी कर दे, बवाल हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को यह भी लगता था, उन्होंने जो इमरजेंसी को शुरुआत में सपोर्ट किया, उसके पीछे का उनका दूसरा कारण यह भी था कि ये जो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट है, उस मूवमेंट में आपका सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लोग हैं जो कि कांग्रेस की रेडिकल पॉलिटिक्स को या रेडिकल पॉलिसीज़ को अपोज कर रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी जब ख़त्म हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि उनका जो असेसमेंट था जेपी मूवमेंट को लेकर या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर, मतलब ओवरऑल इमरजेंसी को लेकर, वो गलत था। ऑन द अदर हैंड द क्रिटिक्स ऑफ, लेकिन अब देखिए, ये तो मैंने इंदिरा गांधी के फेवर वाले लोगों के बारे में आपको बता दिया। अब मैं बताता हूं जो इमरजेंसी के खिलाफ थे। देखिए, आपको पता है कि हम लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ एक बहुत लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट, एजिटेशन, अपने हक की लड़ाई ये आम नहीं थी। जयप्रकाश नारायण और भी जितने भी ऑपोजिशन लीडर थे जो इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन चाहते थे, उन्होंने क्या कहा कि डेमोक्रेसी में जनता का हक होता है कि वो सरकार के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट करे अगर सरकार की बात या सरकार की पॉलिसी उन्हें पसंद नहीं आ रही है। क्यों? अभी हमारे देश में किसानों का वो नहीं चल रहा है, क्या बोलते हैं कि एजिटेशन चल रहा है ना। डेमोक्रेसी आपको ये अधिकार देती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, नियम ये है कि आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, मगर वो प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट होना चाहिए और पीसफुल तरीके का होना चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण ने यही कहा कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पीसफुल है, वो नॉन वायलेंट है। जो गुजरात में मूवमेंट हुआ, जो स्टूडेंट्स ने किया, जो बिहार में मूवमेंट हुआ, स्टूडेंट्स ने किया, वो सारा का सारा मूवमेंट आपका नॉन वायलेंट था, पीसफुल था। एंड जिन जिन लोगों को सरकार ने गिरफ्तार किया इमरजेंसी के दौरान, उन्होंने किसी भी तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया था। द होम मिनिस्ट्री which is entrusted with the responsibility of monitoring the internal situation of the country also did not express any concern about the law and order situation in the country। एक इल्ज़ाम और लगाया गया इंदिरा गांधी सरकार के गृह मंत्रालय के ऊपर, होम मिनिस्ट्री के ऊपर, कि होम मिनिस्ट्री जिसका काम होता है देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्या कभी होम मिनिस्टर का कोई बयान आया? क्या कभी होम मिनिस्टर ने ये जानने की कोशिश की कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है? अब मेरा एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जब 1975 में 1975 में हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर कौन था? हु वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड? ओके। और यह भी कहा गया कि मान लीजिए अगर कोई भी एजिटेशन ओवर स्टेप होता है, मतलब ज़्यादा हो जाए या लोग हिंसा करने पर उतर आए, तो हिंदुस्तान की सरकार के पास इतनी ताकत है कि हिंदुस्तान की सरकार उस एजिटेशन को दबा सकती है अगर लोग वायलेंट होते हैं तो। क्योंकि बट ऑब्वियस है, हमारे पास पुलिस थी, हमारे पास आर्मी थी, हमें 71 का वॉर जीत चुके हैं, 65 का वॉर जीत चुके हैं, 62 की लड़ाई लड़ चुके हैं, 48 का वॉर जीत चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास इनफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है इस चीज़ से लड़ने के लिए अगर कोई भी एजिटेशन ओवर स्टेप होता है तो फिर सरकार ने इमरजेंसी क्यों लगाई? जयप्रकाश नारायण और बाकी जितने भी ऑपोजिशंस थे, उन्होंने कहा इतने छोटे हालातों में कभी हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी नहीं सकती थी। ये इंदिरा गांधी ने अपनी पर्सनल पावर को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई। उनका जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट, इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए
इमरजेंसी लगाई। इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मिसयूज किया, अपनी पोजीशन का पावर का मिसयूज किया, इसलिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। चलिए अगला टॉपिक है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान हुआ क्या क्या। देखिए मतलब सवाल तो कई सारे उठे कि क्या सरकार ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, क्या सरकार ने अपनी अथॉरिटी का अब्यूज़ किया, तो कई सारे सवाल हैं। देखिए इमरजेंसी इसीलिए लाई गई ताकि लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से लागू किया जा सके, इफ़िशियंसी को रिस्टोर किया जा सके और जितने भी प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 20 पॉइंट प्रोग्राम इशू कर दिया। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा 10 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि इंदिरा गांधी 1967 के इलेक्शन के बाद लेकर आई, जिसमें उन्होंने बैंकों को नेशनलाइज किया, उसके बाद आपका पीडीएस सिस्टम लेकर आई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स किया। इंदिरा गांधी ने 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। उस 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या था? लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर वेजेस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड सो ऑन। तो इमरजेंसी के इनिशियल मंथ के दौरान, मतलब जब जून जुलाई की बात कर रहा हूं, जब 25 जून के दौरान इमरजेंसी लगी, जो अर्बन मिडिल क्लास था वो इस इमरजेंसी के लगने से बहुत ज़्यादा खुशी था। मतलब जितने लोग शहर में थे और मिडिल क्लास के लोग थे वो बहुत खुश थे कि अरे यार इमरजेंसी लगी और ये जो एजिटेशन वगैरह हो रहा है, ये जो लोग सड़कों पे उतरे हैं वो कम हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और एक डिसिप्लिन देश में आ जाएगी। और जो पुअर था, जो गरीब था, वो इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम से एक तरह की आस लगाए बैठा था कि चलो हमारा तो फ़ायदा हुआ, इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, अब सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की इमरजेंसी से डिफरेंट एक्सपेक्टेशन थी। अमीरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनके जेब में पैसा आते रहना चाहिए बस। जिन लोगों ने इमरजेंसी को क्रिटिसाइज किया उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, जो कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आफ्टर द इनिशियल मंथ ऑफ इमरजेंसी लागू किया, वो सब के सब अभी तक अनफुलफिल्ड गए। इसका मतलब है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये बोगस स्कीम लेकर आई। और एक सवाल उठा कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने इतने बड़े स्केल पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल क्यों किया, क्यों इतने सारे लोगों को इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार करवाया प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। करीब करीब 676 ऑपोजिशन लीडर्स गिरफ्तार किए गए इमरजेंसी के दौरान। बाकी तो आम जनता भी गिरफ्तार हुई, मेंबर्स ऑफ पार्टी भी गिरफ्तार हुए। 676 पॉलिटिकल लीडर्स इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार करवाए थे। शाह कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि करीब करीब 1,11,000 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर बुक किए गए थे, डिटेन किए गए थे इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इमरजेंसी के दौरान। एंड कईयों और प्रेस के ऊपर भी इन्होंने सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगाया विदाउट प्रॉपर लीगल सैंक्शन। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक बात और बताई, और यह बात काफ़ी शॉकिंग थी कि दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन के जो मैनेजर थे, उन्हें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का 26 जून 1975 की रात को एक वर्बल ऑर्डर आता है, मतलब फ़ोन पे वो ऑर्डर देते हैं कि जितनी भी दिल्ली में न्यूज़पेपर प्रेस हैं सबकी लाइट काट दी जाए। और ऐसा ही किया गया, सरकारी ऑर्डर था। और 2 से 3 दिन के बाद जब सेंसरशिप लग गई, तब जाकर उन न्यूज़पेपर प्रेसेस की, जो दिल्ली में जिनकी पावर काटी गई थी, उनका पावर रिज्यूम किया गया। एक चीज़ और, इसके अलावा कई सारे और सीरियस एलिगेशन लगाए गए। उनमें एक एलिगेशन और था कि इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी नहीं,
उनके बड़े बेटे संजय गांधी चला रहे हैं। ये इमरजेंसी भी संजय गांधी के कहने पर लगाई गई। ये तुर्कमान गेट का डिमोलिशन भी संजय गांधी का ऑर्डर था। फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन ये भी संजय गांधी का ऑर्डर था। तो एक सवाल उठा कि संजय गांधी जब किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को बियर नहीं करते हैं, या संजय गांधी जब किसी कोई नेता नहीं है, उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, तो वो इतने फ्रिक्वेंट ऑर्डर कैसे दिए चले जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि संजय गांधी का इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल था। प्रेस सेंसरशिप संजय गांधी का फैसला था। स्टेरिलाइजेशन संजय गांधी का फैसला था। और दूरदर्शन जब इमरजेंसी लगाई गई तो दूरदर्शन के जो चीफ थे उन्हें संजय गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह आकाशवाणी में जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट किया जाएगा उसको पहले मैं रिव्यू करूंगा। आकाशवाणी के चीफ ने कहा, आप प्रधानमंत्री के बेटे हो सकते हैं मगर आप देश के भगवान नहीं हैं। मैं अपना रेजिग्नेशन देता हूं क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना वो लोकतंत्र की हत्या है। मैं उस चीज़ में आपका भागीदार नहीं बनूंगा। एक इंसिडेंट मुझे और याद आता है कि इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने किशोर कुमार को इनवाइट किया था कि ऑल इंडिया रेडियो पे किशोर कुमार उनकी पार्टी के लिए, मतलब उनके मन मुताबिक गाना गाए। किशोर कुमार ने जब ये करने से मना कर दिया था तो पूरे के पूरे इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के एक भी गाने ऑल इंडिया रेडियो में नहीं बजाए गए थे। मतलब पूरी तरह से तानाशाही थी उस दौर में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एलिगेशंस लगे इंदिरा गांधी सरकार के ऊपर। कई सारे लोग इंदिरा गांधी के फेवर में भी आए इस इमरजेंसी के दौरान। हर सोसाइटी का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था इस इमरजेंसी के दौरान। और हाँ, कुछ कुछ चीज़ें और बहुत कॉमन हुई। टॉर्चर किया गया पुलिस के द्वारा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। कस्टोडियल डेथ भी हुई। आपको मैं एक शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी की इंटरिम रिपोर्ट है, जो सेकंड इंटरिम रिपोर्ट आई थी, उसमें एक कस्टोडियल डेथ का जिक्र है। 1 मार्च 1976 को कैलिकट इंजीनियरिंग कॉलेज केरला का एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था पी राजन। वो अपने हॉस्टल से गायब हो जाता है। उसके जो फादर थे जोसेफ चली, राजन्स फादर टीवी इचारा वॉरियर मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू ट्रेस हिज सन। वो केरला के होम मिनिस्टर, पुलिस वाले, मतलब उन्होंने अपना पूरा का पूरा पावर लगा दिया अपने बेटे को ढूंढने के लिए। लेजिस्लेचर में भी गए। इवन दैट उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन, उनके पास भी गए। उनके पास भी गुहार लगाई कि मेरा बेटा फाइनल इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है, वो गायब हो गया अपने हॉस्टल से, आप कुछ कीजिए। एज द इमरजेंसी वॉज प्रोक्लेम्ड, इश्यूज रिलेटिंग टू सिटीजन लिबर्टी कुड नॉट बी रेज इन द कोर्ट। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो कोर्ट में नहीं जा सकते थे, इमरजेंसी लगी पड़ी थी। इमरजेंसी के दौरान कोर्ट के दरवाजे बंद थे। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लिफ्ट होती है, वॉरियर फाइल्ड अ पिटीशन फॉर द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इन द केरला हाई कोर्ट एट एर्नाकुलम। ठीक है, जैसे कि आपका इमरजेंसी खत्म होती है, केरला हाई कोर्ट में इनके द्वारा एक तरह का रिट फाइल किया जाता है हैबियस कॉर्पस का। फ्रॉम द एविडेंस ऑफ विटनेसेस it became clear that from the hostel Rajan had been taken to the tourist bungalow in Calicut the next day where he was tortured by the police। असल में वो जो पी राजन था, फाइनल इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट, कैलिकट में जो इंजीनियरिंग कॉलेज थी, उसको पुलिस वालों ने उठाया था। और कुछ लोगों ने पुलिस वालों को उसे उठाते हुए देखा था और पुलिस उसको ले गई थी टूरिस्ट बंगलो जो कि कैलिकट में स्थित है। वहां पे ले जाकर पुलिस ने उसको रखा और उसको टॉर्चर किया। एट अ सब्सिक्वेंट हियरिंग, केरला गवर्नमेंट टोल्ड द हाई कोर्ट दैट
राजन हैड डाइड इन अनलॉफुल पुलिस कस्टडी, और पुलिस ने उस बंदे को इतना टॉर्चर किया कि वो बंदा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, मतलब वो एक्सपायर कर गया। और जो केरला गवर्नमेंट है उसने केरला हाई कोर्ट में ये बात कबूल की कि राजन की मृत्यु अनलॉफुल पुलिस कस्टडी में हुई। पुलिस वालों ने गलत तरीके से उठाया, टॉर्चर किया, इसीलिए वो बंदा अब इस दुनिया में नहीं रहा। द डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट करुणाकरन हैड लाइड टू द कोर्ट। जो केरला हाई कोर्ट गया उसने फैसला सुनाया कि जो करुणाकरन होम मिनिस्टर थे उन्होंने कोर्ट के सामने झूठ बोला है। के करुणाकरन हु हैड बाय देन बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हैड टू रिजाइन बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर पास बाय द हाई कोर्ट। और के करुणाकरन जो कि होम मिनिस्टर थे, इमरजेंसी के बाद वो केरला के चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, उनको अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर केरला हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स लगा दिए थे, कुछ पाबंदियां लगा दी थी क्योंकि उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया था। तो आप देख रहे हैं कस्टोडियल डेथ भी आम थी उस दौरान, और भी कई सारी कस्टोडियल डेथ हुई होगी, भगवान जाने। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया पार्ट 4 आपको समझ में आया होगा। अब एक आखिरी पार्ट बचा गया जिसमें हम लोग लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी पढ़ेंगे और फिर जनता पार्टी सरकार के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए।